हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विज़न की 4 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। जर्मनी अनाउंस्ड इंडो पैसिफिक पॉलिसी गाइडलाइन। तो गाइस, जर्मनी ना अब सेकंड यूरोपियन नेशन बन चुकी है आफ्टर फ्रांस, जिसने क्या किया है, अभी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी है फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। मतलब कि अभी तक सिर्फ फ्रांस ही थी यूरोप में जो कंट्री थी जिसने इंडो पैसिफिक रीजन के लिए कुछ स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की हुई थी, और अब क्या है, जर्मनी भी बन गई है। अब इसमें क्या पॉइंट्स इंक्लूड हैं? देखो, सबसे पहली बात यही है कि हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन करना है। देखो गाइज, मैरीटाइम सिक्योरिटी एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी आ जाती है। मैरीटाइम जो एनवायरनमेंट है उसे हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, उसमें कॉपरेट कर सकते हैं। तो ये सब इसमें डिस्कस किया है, किस तरह से हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी इकोनॉमिकली हम किस तरह से जो अपनी पार्टनरशिप है उसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि कहीं ना कहीं जो चाइना का जो बिहेवियर है उसे हम कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, चैलेंज करते हैं। क्योंकि आपको पता है जो चाइना है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, जो रूल्स हैं उन्हें क्या करता है, वायलेट करता रहता है। अभी भी चाइना ने क्या है, अनक्लोज के जो रूल्स थे उन्हें वायलेट किया था। तो ये कहीं ना कहीं क्या, उसके लिए भी एक चैलेंज होगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, अभी डिस्कस हुई थी। तो ये इंडो पैसिफिक रीजन, देखो आपको पता ही है ये इंडो पैसिफिक रीजन है, ये पैसिफिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है। तो इसे क्या करना है, हमें मेनली यही करना है। देखो, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन क्या करता है, मेनली साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। तो हमें क्या करना है, जो भी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन से रिलेटेड जो आपकी नॉलेजेस हैं, आपस में दोनों कंट्रीज़ को क्या करना है, शेयर करना है, टेक्नोलॉजी शेयर करनी है। देखो, इंडो पैसिफिक रीजन का हमारे लिए इतना सिग्निफिकेंस क्यों है, तो गाइज ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ। देखो, पहली बात क्या है, जो इसका जियोग्राफिकल एरिया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक है। क्यों, वर्ल्ड की देखो मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया जो मोस्ट पॉपुलर रीजन है। ठीक है। या फिर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जो इंडोनेशिया वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए, जो 25% वर्ल्ड का जो मैरीटाइम ट्रेड होता है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पास होकर जाता है। देखो गाइज, अगर आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का देखो तो मलेशिया और सिंगापुर में मेनली क्या करता है, ये सेपरेट करता है। ठीक है। तो 25% जो वर्ल्ड का मैरीटाइम ट्रेड होता है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर जाता है। और साथ में अगर देखा जाए, जो 2/3 कंटेनर ट्रेड होता है वो भी वर्ल्ड का इंडो पैसिफिक रीजन से होकर ही गुजरता है। मिलिट्रली अगर देखा जाए तो इंडो पैसिफिक रीजन क्या है, एक बहुत पोटेंशियल सोर्स है फॉर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। देखो, रिसेंट अगर देखा गया है कि इंडो पैसिफिक रीजन में क्या है, जो यूएस की प्रेजेंस है वो डिक्लाइन हो रही है, लेकिन जो चाइना की प्रेजेंस है वो क्या है, ग्रो हो रही है। इंडिया ने अभी आपको पता है ये कंसेप्ट ऑफ सागर को इंट्रोड्यूस किया गया है, ये हमने पढ़ा है गाइज, मतलब PT 365 में मैंने आपको पढ़ाया है। सागर का मतलब ये है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो इसके अंडर क्या है कि हमें क्या करना है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, पहली बात वो फ्री है, ओपन है, इंक्लूसिव है, और कोई भी क्या कर सकता है इसमें अपना कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव रूल्स अपने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बेस्ड ऑर्डर के हिसाब से चल सकता है। ठीक है। तो यही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया बांग्लादेश लॉन्च न्यू इनिशिएटिव टू कनेक्ट लैंड लॉक नॉर्थ ईस्ट। तो गाइज, आपको पता है कि जो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो बांग्लादेश के साथ मिलती हैं। तो अभी रिसेंटली क्या किया है, इंडिया ने एक इनलैंड वाटरवे प्रोटोकॉल रूट और मतलब कि ऑपरेशनलाइज किया है, उसको वर्किंग में लाया है। इसमें क्या करेंगे, जो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वो बांग्लादेश को कनेक्ट करेंगी। अब जरा देख लो, इनलैंड वाटरवे कौन सा है, दो कंट्री बांग्लादेश में और त्रिपुरा का सोनामुरा है। देखो गाइस, आपको पता होना चाहिए, त्रिपुरा को 3 साइड से क्या बांग्लादेश कनेक्ट करता है, उसको बॉर्डर करता है। तो इसलिए क्या है, मेनली क्या है, बांग्लादेश और त्रिपुरा क्या है, हर तरफ से मिलते हैं। तो रिसेंटली क्या है, बांग्लादेश के दोगंदी एरिया से और त्रिपुरा के सोनामुरा एरिया से क्या है, एक इनलैंड वाटरवे प्रोटोकॉल रूट को अभी ऑपरेशन में लाया गया है। ठीक है। और ये किस रिवर पे, तो गाइस ये पता होना चाहिए क्योंकि पूछ लेते हैं, ये रिवर गुमती पे है। देखो, इस रूट को ऐड किया है अंडर प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट। ठीक है। तो गाइस, आपको पता होना चाहिए, इंडिया के अपने भी नेशनल वाटरवेज हैं, मेन 6 हैं, तो आपके उनको पता होना चाहिए। ठीक है। देखो, ये जो प्रोटोकॉल आया था ये साइन हुआ था इंडिया और बांग्लादेश में 1972 में था। इसमें यही था कि हम किस तरह के हैं, दो कंट्रीज़ के बीच में इनलैंड वाटरवे कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। जिस तरह हमारे इंडिया में जो नेशनल वाटरवेज है उसमें भी हम क्या करते हैं, दो सिटीज़ को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। उसी तरह इसमें भी यही है कि हम इंडिया और बांग्लादेश को किस तरह इनलैंड वाटरवेज के थ्रू, इनलैंड वाटरवेज के रूट के थ्रू हम दोनों कंट्रीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसे हम बांग्लादेश के साथ कनेक्ट करके हमारा बायलेटरल ट्रेड है उसे किस तरह से हम एनहेंस कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। मई 2020 में क्या किया था, ये जो प्रोटोकॉल को साइन हुआ है उसमें कुछ ऐड किया गया था। एडेंडम का मतलब क्या होता है, कुछ ऐड करना। उसमें ऐड करके क्या किया था, कुछ न्यू रूट्स को ऐड किया है, कुछ न्यू पोर्ट्स हैं उन्हें भी क्या किया, इसमें ऐड किया था। ठीक है। अब
इस प्रोटोकॉल की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो इंपॉर्टेंस यही है कि जो हमारी नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, ठीक है, उन्हें हम डेवलप कर सकते हैं और उसमें जो प्रोस्पेरिटी है उसे लेके आ सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स है, आपको पता है जो नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ हैं वो मैक्सिमम डिस्टर्ब रहते हैं। आप देखना मैक्सिमम वहाँ पे मैक्सिमम स्टेट्स में आफ्सपा रूल लगा हुआ है, ठीक है। तो जो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं ऑन लिमिटेड लैंड बेस्ड कनेक्टिविटी, उसको भी हम कहीं ना कहीं एड्रेस कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इकोनॉमिकल, फास्टर, सेफर और एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्या है ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा। ऑफ कोर्स यार इनलैंड वाटरवेज क्या है, इकोनॉमिकली क्या है, मतलब कि सस्ता है, दूसरी बात क्या एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, देखो रिवरन कम्युनिटीज़ का मतलब यही है जो वाटरवेज के अराउंड रिवरन कम्युनिटीज़ हैं उन्हें हम क्या बेनिफिट पहुंचाएंगे। इससे क्या करेंगे, देखो जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है, फार्मर्स होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी तरह जो रिवर पे आसपास जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उनके प्रोडक्ट को क्या मिल सकता है, मार्केट एक्सेस मिल सकता है और उन्हें अपने प्रोडक्ट का बेटर प्राइस मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या डिक्रीज होगी। एक तो आप बताओ जो नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश से बहुत पास पड़ेगा, और अगर वही नॉर्थ ईस्ट के जो कम्युनिटीज़ के जो प्रोडक्ट अगर आप इंडिया में बेचोगे तो उसमें क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से जो उन लोगों की कॉस्ट की जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही बात होती है। हम क्या कर सकते हैं, कल्चरल और हेरिटेज टूरिज्म को भी बूस्ट कर सकते हैं और उन लोगों के जो ट्राइबल लोग हैं मेनली वहाँ के, उनका जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स है, हैंडलूम्स हैं, उन्हें भी प्रोडक्ट्स को हम मार्केट एक्सेस दिलवा सकते हैं। 2019 में देखो गाइज हमने ये भी पढ़ा था, 2019 में एग्रीमेंट हुआ था कि जो बांग्लादेश का छट्टोग्राम और जो मोंगला पोर्ट है उसे यूज़ करेंगे, इसको फाइनलाइज किया गया था। इसमें क्या है वही कि बांग्लादेश के जो पोर्ट्स हैं इन्हें नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, बिम्स्टेक चार्टर फाइनलाइज 23 ईयर्स आफ्टर इंसेप्शन। तो गाइज सबसे पहले हम ये देखते हैं बिम्स्टेक है क्या। देखो गाइज आपको पता होगा बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। तो गाइस पहले हम देख लेते हैं बिम्स्टेक है क्या। बिम्स्टेक को एस्टेब्लिश किया गया था 1997 में। इसके अंदर गाइस मेनली 7 कंट्रीज़ है, दैट इज़ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ये साउथ एशिया से, और साउथ ईस्ट एशिया से म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है। ये 7 कंट्रीज़ है बिम्स्टेक के अंदर, ठीक है। अब 1997 से क्या है ये ऑपरेशन में है, लेकिन इसके अंडर कोई भी रूल्स राइट्स वगैरह नहीं है। देखो गाइस चार्टर का मतलब क्या है, चार्टर का मतलब एक तरह से क्या है, एक गाइडलाइंस होना, राइट्स होना, आप किसी डॉक्यूमेंटेशन करना किसी चीज़ की, तो वही होता है चार्टर। तो एक डॉक्यूमेंटेशन करी है जिसमें राइट्स दिए हैं, आपको ड्यूटीज़ दी हैं। तो यही है कि अभी तक क्या था 1997 से क्या है डेडिकेटेड कोई चार्टर नहीं था, एब्सेंट था। इस वजह से जो बिम्स्टेक अभी तक जो चल रहा था वो बैंकॉक डिक्लेरेशन की स्पिरिट पे ही चल रहा था, ठीक है। अभी क्या है चार्टर है जो बिम्स्टेक का, उसे प्रिपेयर किया किसने, बिम्स्टेक के सेक्रेटेरिएट ने। तो चार्टर में क्या है मेनली ये डिफाइन करेगा कि हमारे लॉन्ग टर्म विज़न क्या है। भाई आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हो तो उसमें आप उसका विज़न बताते हो कि हमारा लॉन्ग टर्म विज़न क्या है। उसी तरह इस चार्टर में ये सब डिफाइन करेंगे कि हमारा लॉन्ग टर्म विज़न क्या है, हमारी क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं, किस में हम कोऑपरेट करेंगे। क्लियरली रोल्स उसमें डेलिनेट किया है कि डिफरेंट जो इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएगी, क्या क्या उनके रूल्स होंगे, ठीक है। उन सबको क्या किया इन्होंने डिफाइन किया। अब इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस होगा, देखो इंडिया का आपको पता है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर क्या है, जो भी इंडिया के ईस्ट में जो कंट्रीज़ है इंडिया उसके वेलफेयर के लिए काम करती है। तो इससे क्या होगा, जो इंडिया का अटेम्प्ट है वो क्या होगा, उसमें बूस्ट होएगा, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ईस्ट की जो कंट्रीज़ है उनके वेलफेयर के लिए काम कर सकेगा। इकोनॉमिकली क्या बिम्स्टेक के साथ अगर एंगेज होगा तो जो चाइना का इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट कंट्रीज़ पे है या जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उन पे कहीं ना कहीं कम होगा। आपको पता है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है, इस वजह से क्या चाइना का वहाँ पे दबदबा ज़्यादा है, चाइना की हेजमनी ज़्यादा है। अगर इंडिया इसमें क्या काउंटर हेजमनी अपनी क्रिएट करता है तो चाइना पे कहीं ना कहीं क्या पड़ेगा, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट होगा। इंडिया का जो लार्जर गोल है कि किस तरह से हमें, आपको पता है जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है, रीजन है, वो काफ़ी क्या बैकवर्ड है, रिमोट है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो हमारे रीजन्स हैं हम उन्हें एक ग्रोथ के इंजन में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि इंडिया के लिए इसमें कितना बेनिफिशियल होगा, तो ये हमने पढ़ लिया। अभी क्या है 14 प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, कंट्री किस तरह से हर स्पेसिफिक कंट्री को क्या है कुछ एरियाज़ दे रखे हैं कि हाँ आपने इस एरिया में क्या करना है, लीड करना है। तो उसी तरह इंडिया एक 4 एरियाज़ में क्या करेगी, लीड करेगी। पहला कि किस तरह से टेररिज्म को काउंटर करना है और जो ट्रांसनेशनल जो क्राइम होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ठीक है, टूरिज्म को किस तरह से आपने बूस्ट करना है, या फिर एनवायरनमेंट और डिजास्टर से रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं उन्हें आपने कैसे मैनेज करना है। तो इंडिया इन चार एरियाज़ पे क्या करेगी, लीड करेगी, ठीक है गाइस। सो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम बिलियन ऑफ ईयर्स एगो लेसन ऑन द ब्लैक होल्स। तो गाइज पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए ब्लैक होल होता क्या है। देखो गाइज ब्लैक होल ऐसा एरिया होता है
जहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि इवन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इवन की जो लाइट है वो भी वहाँ से एस्केप नहीं हो सकती, ठीक है। तो यही ब्लैक होल है। तो अभी इन्होंने बताया कि कुछ ब्लैक होल्स पे कुछ रीजंस बताए हैं। देखो 2019 में ये बोला गया था, देखो मैं आपको बताती हूँ, कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं उनसे जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें डिटेक्ट किया था 2019 में। किसने? लेज़र इंफ्रोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ने कुछ ग्रेविटेशनल वेव से जो सिग्नल्स आते हैं उन्हें डिटेक्ट किया था। अब ये ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे फॉर्म हुई थी? ये मानना जाता है कि या तो कोलिजन से हुई थी, ठीक है, या जो बिलियन ऑफ ईयर्स एगो जो दो ब्लैक होल्स के बीच में जो कोलिजन हुई थी, तो उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल वेव्स फॉर्म हुई थी, तो वहाँ से जो सिग्नल है वो डिटेक्ट किए हैं किसने? लेज़र इंफ्रोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ने। देखो गाइज, इसमें दो ब्लैक होल्स का वेट बताया गया कि जो दो ब्लैक होल्स का वेट जो डिटेक्ट किया था वो 85 और 66 सोलर मास डिटेक्ट किया था। अब देखो सोलर मास क्या है, जो सन का जो मास होता है, इसका मतलब एक ब्लैक होल का मास कितना है? 85 सोलर मास, मतलब कि सन के मास से 85 टाइम्स ज़्यादा है। और उसी तरह एक ब्लैक होल का मास कितना है? 66 सोलर मास। देखो जो ग्रेविटेशनल होते हैं वो इनविजिबल रिपल्स, देखो रिपल्स का मतलब क्या होता है? स्मॉल वेव्स होना या सीरीज ऑफ वेव्स। तो ग्रेविटेशनल वेव्स मेनली कब आती हैं? जब कोई भी स्टार या तो एक्सप्लोड होता है तो उसकी वजह से सीरीज ऑफ वेव्स आती हैं, या फिर जो टू बिग स्टार जब एक दूसरे के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, या जब टू ब्लैक होल्स क्या करते हैं? मर्ज करते हैं, या फिर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी हाई स्पीड में मूव करते हैं, तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं? ये क्या होती है? प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो हमने बता दिया जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो क्या है? इनविजिबल रिपल्स हैं, मतलब कि ये सीरीज ऑफ वेव्स होती हैं जो इनविजिबल होते हैं। अगर मास ऑफ वन ब्लैक होल देखा जाए तो मेनली जो मास होता है वन ब्लैक होल का, अगर ट्रेडिशनल नॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो बिटवीन 65 टू 120 सोलर मास होता है। और जिन ब्लैक होल्स का मास इतना होता है वो ब्लैक होल्स को बर्थ नहीं देते, मतलब कि वो ब्लैक होल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। जो स्टार्स इन मास के बीच में होते हैं वो स्टार्स क्या करते हैं? जब भी वो डाई होते हैं वो क्या करते हैं? वो ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होते और वो क्या है? खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। रिसर्चर्स ने सुजेस्ट किया है कि अभी जो 85 जो सोलर मास जो ब्लैक होल बना है वो रिजल्ट है प्रीवियस मर्जर का, मतलब कि दो स्टार्स कभी जब मर्ज हुए होंगे तो उसकी वजह से क्या है? ये जो ब्लैक होल है वो बना है, ना कि स्टार के कोलैप्स होने से बना है। देखो ब्लैक होल्स क्या होते हैं? मोस्टली स्टेलर होते हैं या सुपर मैसिव। देखो स्टेलर का मतलब क्या होता है? अगर तो उसका मास सोलर मास से 10 गुना ज़्यादा है, मतलब कि 10 ऑफ रेंज, मतलब कि 20 टाइम 30 टाइम, मतलब कि बिटवीन 99 टाइम, ठीक है। सुपर मैसिव क्या होता है? अगर उस ब्लैक होल का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि 100 to 1000 to बिलियंस ऑफ सोलर मास से ज़्यादा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सुपर मैसिव बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी एक मिनट, नेक्स्ट न्यूज़ पे। इंडिया प्रपोजेस वॉलंटरी G20 प्रिंसिपल्स ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल। तो गाइज आपको समझ में आया होगा कि इसने क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल के बारे में कुछ डिस्कशन हुई है। तो अभी क्या हुआ है? G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, उसमें प्रपोज किया कि किस तरह कोविड-19 की पेंडेमिक चलते हुए हम किस तरह से लोगों की क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पे फोकस कर सकते हैं। देखो इसमें 3 एलिमेंट्स पे मेनली फोकस किया गया है कि सबसे पहले हमें क्या करना है? जो टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, या फिर जो यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं उन्हें स्टैंडर्डाइज करना है, क्वारंटाइन प्रोसीजर्स होने चाहिए, मूवमेंट ऑन ट्रांजिट प्रोटोकॉल। इंडिया ने गवर्नमेंट्स को ये भी बोला है, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के गवर्नमेंट है या फिर अराउंड द वर्ल्ड गवर्नमेंट को बोला है कि हमें जो फॉरेन स्टूडेंट्स के जो इंटरेस्ट हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना है, और जो स्टैंडर्ड सी फेयरर्स हैं उनकी मूवमेंट को क्या करना है कि वो अपने घर वापस आ सकें, उन्हें क्या करना है? ईज़ करना है। तो गाइस स्टैंडर्ड सी फेयरर्स क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि वो स्टक हो रखे हैं। सी फेयरर्स क्या होते हैं? जो लोग मेनली शिप पे, बोट पे या काम करते हैं, ठीक है। तो जो लोग वहाँ पे स्टक हुए हैं तो हमें उनके लिए कुछ ऐसा मतलब ये बनाना चाहिए कि वो ईजिली क्या अपनी होम कंट्री में वापस आ सके। तो इंडिया ने यही बोला है कि हमें क्या करना है? फॉरेन स्टूडेंट्स के जो इंटरेस्ट हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना है, और साथ में जो स्टैंडर्ड सी फेयरर्स हैं वो ईजिली अपनी होम कंट्री में वापस आ सकें, तो उसके बारे में हमें फोकस करना है। अगर हमें देखा जाए जो इंडियंस, जो नंबर ऑफ इंडियन जो अब्रोड में रहते हैं वो नियरली 175 लाख है, अगर हम 2019 के अकॉर्डिंग देखें जाए। इस वजह से इंडिया है वो लीडिंग कंट्री है ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट, ठीक है। तो गाइज इसमें हमने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी, ठीक है। तो इंडिया सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल माइग्रेंट्स होते हैं और यूएसए में सबसे ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। अब इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हुए हैं ये आपको पता ही होगा, वंदे भारत मिशन लिए हुए हैं। इसमें यही है कि इंडियन नेशनल्स को हम कोविड-19 के चलते हुए अब्रोड से क्या लेके आएंगे? वापस लेके आएंगे। लार्जेस्ट रीपैट्रिएशन ऑपरेशन, रीपैट्रिएशन का मतलब यही होता है कि
अपनी होम कंट्री में वापस लाना। हमने क्या किया, ट्रैवल बबल्स क्रिएट किए हैं ताकि हम क्या कर सकें, सिटीजन्स के वेलफेयर उन्हें प्रोटेक्ट कर सके जो भी इंडिया या अब्रॉड में फंसे हुए हैं। देखो G20 आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल फोरम है गवर्नमेंट्स का और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का, 19 कंट्रीज़ और साथ में यूरोपियन यूनियन का। कलेक्टिवली अगर देखा जाए जो G20 मेंबर्स 80% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं और 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं एंड 3/4 ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइस G7 में देखो, G7 में 7 कंट्रीज हैं। ठीक है, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। ठीक है, तो गाइस इसके निमोनिक्स हैं आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे याद करना है। G8 में रशिया ऐड हो जाता है, बाकी G20 में आप देख सकते हो ये 8 कंट्रीज तो हैं ही, टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, साउथ अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका। तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया क्या है, G20 का पार्ट है, G7 और G8 का नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम छोटी छोटी न्यूज़ पे अपनी। यूएस इंडिया 2020 समिट ऑफ यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। तो अभी क्या प्राइम मिनिस्टर ने इस समिट में एड्रेस किया है, इसमें क्या क्या बातचीत हुई है, इसमें बातचीत यही है कि इंडिया गैस मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे मतलब टॉक्स हुई है। देखो आपको पता है अभी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, तो इंडिया का जो रैंक है वो इंप्रूव हुआ है 63, तो उस पर और बातचीत हुई कि किस तरह से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हम और ईजी कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस इन टैक्स पे, इन सब के बारे में क्या हुआ बातचीत हुई है। देखो जो USISPFE नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली इंडिया और यूएस के बीच की जो पार्टनरशिप है उसके लिए क्या करता है, काम करता है। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे हाई कोर्ट्स ऑर्डर ऑन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर जो सेक्शन 29 क्लोज टू F है उसके अकॉर्डिंग जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो चाइल्ड की मदर टंग में ही होगा। अर्लियर क्या है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हमें क्या करना है, जो एजुकेशन का जो मीडियम है उसे इंग्लिश बनाएंगे। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो आंध्र प्रदेश में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या बनाएंगे, इंग्लिश बनाएंगे फ्रॉम क्लास 1 to 6। और कब से ये स्टार्ट होगा, 2020-21 के एकेडमिक ईयर से। अब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या करा है, स्टेट गवर्नमेंट के इस डिसीजन को क्या बताया, वायलेशन बताया कि ये कहीं ना कहीं जो प्रोविजन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसे क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, और साथ में जो आर्टिकल 14, 21 और 21A ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे भी क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल शक्ति मिनिस्ट्री लॉन्चेस वाटर हीरोज कॉन्टेस्ट। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने वाटर हीरोज कॉन्टेस्ट को लॉन्च किया है। इसके अंडर देखो क्या है, जो लोग वाटर कंजर्वेशन या मैनेजमेंट का मैसेज पहुंचा रहे हैं तो उन्हीं को क्या किया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। तो आप पढ़ते हैं इसमें क्या करेंगे, जो भी पार्टिसिपेंट है, सपोज करो मुझे अवार्ड लेना है तो मैं क्या करूँगी, अपनी जो सक्सेस स्टोरीज है कि हाँ यार मैंने ये कदम उठाए हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो मैं अपनी सक्सेस स्टोरीज को पोस्ट करूँगी और कुछ 1 से 5 मिनट की वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, फिर मैं उसमें क्या लिखूँगी, 300 वर्ड्स में जो भी पैराग्राफ्स है उसमें लिखूँगी और कुछ जो फोटोग्राफ्स हैं उससे रिलेटेड वो मैं अपलोड करूँगी कि किस तरह से मैंने एफर्ट किए हैं। हर मंथ क्या आएगा, मैक्सिमम जो 10 एंट्रीज हैं उन्हें अवार्ड दिया जाएगा, कैश प्राइस भी दिया जाएगा 10,000 हर एक बंदे को और साथ में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ईजी था। सेकंड इंटरनेशनल इंडियन ओशन एक्सपीडिशन। तो गाइस ये क्या है, ये ग्लोबल साइंटिफिक प्रोग्राम है। मतलब देखो आपको नाम से पता चलेगा कि इंडियन ओशन में क्या लोग एक्सपीडिशन करेंगे, मतलब देखेंगे, खोजेंगे। ठीक है, तो ग्लोबल साइंटिफिक प्रोग्राम है, इसमें मेनली क्या जो इंटरनेशनल जो भी साइंटिफिक कम्युनिटीज़ हैं वो देखेंगे किस तरह से ओशनोग्राफी कैसी है वहाँ पे, क्या एटमॉस्फेरिक रिसर्च है, कहाँ से कोस्टल एनवायरनमेंट से लेकर डीप सी तक क्या करेंगी, रिसर्च करेंगी। ठीक है, इसलिए हमें रिवील होएगी इंडियन ओशन की जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो रिवील होएगी कि क्या ओशन करंट्स का क्या सीन है वहाँ पे, क्लाइमेट का क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, इन्फ्लुएंस क्लाइमेट पे, मैराइन इकोसिस्टम कैसा है जो कि बहुत मतलब कि हमारे लिए यूज़फुल होगा फॉर फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और किस तरह से हम इंडिया ओशन को एक ब्लू इकोनॉमी में एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब कि अगर रिसोर्सेज हैं तो किस तरह से हम उसे एज एन इकोनॉमिकली हम इसे किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल इंडियन एक्सपीडिशन है ये 6 ईयर का एक एंडोवर है जो दैट स्टिमुलेटेड न्यू एक्टिविटीज़ बाय अबाउट डजन ऑफ नेशन। मतलब कि काफ़ी नेशंस ने किया है इसमें, मतलब कि काम किया है, इन विच ऑल एरियाज ओशनोग्राफी मेट्रोलॉजी को स्टडी किया। ठीक है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इनिशिएटिव। देखो नाम से आपको पता चल रहा है एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव क्या है। देखो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव का एम यही है कि हम क्या कर सके, जो अप्रोप्रिएट क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या चॉइसेस हैं उसे वो रिकमेंड करेगा। ठीक है, दैट एंड हेल्प करेगा इन्फॉर्म निगोशिएटिंग कैपेसिटीज़ विज़ ग्लोबल टेक्नोलॉजी गवर्नेंस रूल्स स्टैंडर्ड कीपिंग इन माइंड। मतलब इंडिया को डेवलपमेंट के लिए या नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज़ के लिए हमें क्या प्रायोरिटी रखनी चाहिए, क्या पॉलिसीज़ चूज़ करनी चाहिए, तो उसके बारे में क्या करेगा, रिकमेंड करेगा। देखो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को डिस्टर्ब कर सकती है सिग्निफिकेंटली। ऑफकोर्स किससे इंपैक्ट करेगी, देखो जब टेक्नोलॉजी आएगी तो ऑफकोर्स वो एम्प्लॉयमेंट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी, सिक्योरिटी, सोशल इक्विटी और ग्लोबल रिलेशंस पे इम्पैक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये सब।
पार्टनर्स कौन है इसके, तो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, न्यू एमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डिवीज़न जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में है, साथ में एक साइंस पॉलिसी फोरम। आगे बढ़ते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व असम। तो अभी क्या किया, अभी असम गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका जो एरिया है उसमें और एरिया ऐड किया, 3000 हेक्टेयर का एरिया ऐड किया। अभी एरिया ऐड करने का क्यों एम क्या हो सका, ऑफ कोर्स ताकि हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को बेटर कर सकें और जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन्हें रिड्यूस कर सकें। इससे क्या होगा, जो टाइगर है वो ईजिली मूव कर सकते हैं काजीरंगा से नामेरी और औरंग नेशनल पार्क। तो आपको पता है ये असम में ही है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो ब्रह्मपुत्र रिवर में है और नॉर्थ में, इसका जो साउथ में है वो करबी अंगलोंग हिल्स पड़ती हैं। काजीरंगा बिगेस्ट हैबिटेट है वन हॉर्न रिनोस का। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने काफ़ी पढ़ा इसके बारे में, ठीक है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओफियोकॉर्बिस सिंसेस, देखो गाइस इसके साइंटिफिक नेम है, ठीक है, वैसे ही एक फंगस है, इसे हम हिमालयन विगारा भी बोलते हैं। इसे अभी IUCN ने वल्नरेबल स्पीसीज़ की लिस्ट में ऐड कर दिया क्योंकि ये थ्रेट फेस कर रहा है ओवर हार्वेस्टिंग, हैबिटेट लॉस और क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो कोई कैटरपिलर फंगस है एंडेमिक टू हिमालयन एंड टिबेटन प्लेटू। तो गाइस दो तरह की स्पीसीज़ होती हैं, एक एक्जोटिक होती है, एक एंडेमिक होती है। एंडेमिक होती है जो वहीं से ओरिजिनली बिलोंग करती हैं, ठीक है, तो ये ओरिजिनली हिमालयन और तिब्बतन प्लेटू से बिलोंग करती है। इंडिया में कहाँ पाई जाती है, मेनली उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चामोली डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। लोकली इसे खीरा जारी बोलते हैं, वाइडली किस में यूज़ होता है, एज अ टॉनिक इसे यूज़ करते हैं, या फिर लंग, लीवर या किडनी के डिजीज़ जो होती हैं उनके रिगार्डिंग जो मेडिसिन हैं वो इससे बनती हैं, ठीक है। सो गाइस मैंने 4 सितंबर के विज़न के डेली करंट अफेयर्स कवर कर दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।